उबल रहा है इस वक्त ईरान। सड़कों पर प्रोटेस्ट, व्यापारियों में भारी नाराजगी और तेहरान के बाजार बंद। देखिए, साल 2025 में इजराइल और ईरान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें इजराइल ने काफी तबाही मचाई थी। अब 2026 में ईरान ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। युद्ध के फिर से आसार दिख रहे हैं जिसने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया है। हर तरफ वार, जंग और युद्ध। क्या युद्ध के बिना कोई फैसले नहीं हो सकते, या फिर हर फैसले के लिए युद्ध जरूरी है? अंतर्राष्ट्रीय हलकों में खबर है कि ईरान ने यूरोप, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कमर कस ली है, क्योंकि ईरान तो चाहता है टोटल वॉर। तो क्या युद्ध होगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा? आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके बेटे निशांत की फैन फॉलोइंग कितनी है? इतनी है कि जेडीयू के कार्यकर्ता निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कराना चाहते हैं और इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। निशांत की राजनीति की एंट्री की खबरें देखिए आती जाती रहती हैं। तो क्या इस बार हो पाएगी एंट्री, या फिर हर बार की तरह इस बार भी मामला ठंडा पड़ जाएगा? आज इसे भी समझेंगे। और इसके अलावा बंगाल की राजनीति 2026 से पहले ही सियासत के सारे रंग दिखाने लगी है। कभी टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक कट जाता है, तो कभी हुमायूं नई पार्टी बना लेते हैं, और अब कांग्रेस ने एकला चलो की लाइन अपना ली है। तो आखिर बंगाल में क्यों अकेले चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस? एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है। ईरान को यह चिंता है कि भविष्य में इजराइल और अमेरिका के साथ सीधा सैन्य टकराव हो सकता है। इसीलिए बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान। उसे भी चाहिए परमाणु हथियार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान इस समय अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग की स्थिति में है। ये बयान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खुमैनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया गया, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा है कि मौजूदा हालात 1980 से 1988 के ईरान-इराक युद्ध से भी ज्यादा जटिल और खतरनाक है। उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन आज की लड़ाई में सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर और रणनीतिक दबावों की भी जंग है। पेजेश्कियन ने कहा है कि ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है। उन्होंने साफ किया कि ईरान पर एक साथ प्रतिबंध, सैन्य धमकियां, साइबर अटैक और आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रपति ने ईरानी जनता से अपील भी की है कि वो किसी भी तरह की फूट से बचे, क्योंकि दुश्मन देश के भीतर विभाजन का फायदा उठाना चाहते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा के मारे-लागो रिजॉर्ट में मुलाकात करने वाले हैं। माना तो ये जा रहा है कि इस बैठक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम और संभावित सैन्य कार्रवाई सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। तो आपको बता दें, ट्रंप ने जनवरी 2025 में सत्ता में लौटते ही ईरान के खिलाफ अपनी चर्चित मैक्सिमम प्रेशर नीति दोबारा लागू कर दी। इसके तहत ईरान के तेल निर्यात को जीरो करने और नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने के कदम उठाए गए। वहीं फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त तरीके से दबाव बढ़ा है। ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी इसे परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक कदम मानते हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है कि ईरान की सेना अब पहले से ज्यादा मजबूत है, यानी हमारी तैयारी पहले से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जून में हुए हमलों के बावजूद ईरानी सेना हथियारों और मानव बल दोनों में सशक्त हुई है, मजबूत हुई है। पेजेश्कियन ने दो टूक कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से दिया जाएगा। यहां आपको याद दिला दें, जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का सीधा युद्ध हुआ था। इस दौरान इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से हमले किए थे, और इन हमलों में ईरान के कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि ईरान की मिसाइलों से इजराइल में 28 लोगों की जान गई थी। बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और उसने नातांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। 2 दिन बाद अमेरिकी दखल से सीज फायर लागू हुआ। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह खुलासा किया है कि खोमेनी को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। अब सवाल यह है कि अगर ये तनावपूर्ण पैमाने की जंग में बदलता है
तो असर क्या होगा? जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी माने तो ईरान को भारी सैन्य नुकसान हो सकता है, गंभीर आर्थिक तबाही हो सकती है, मानवीय संकट और आंतरिक अस्थिरता का सामना ईरान को करना पड़ सकता है। तेल सप्लाई बाधित होगा जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मार ईरान पर ही पड़ेगी। हालांकि ईरान का दावा है कि वो हर चुनौती के लिए तैयार है और पहले से ज्यादा मजबूत है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या हालात कूटनीति से संभलेंगे या फिर पश्चिम एशिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और आइए अब बात करते हैं बिहार की, जहां से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड के अंदर अब खुलकर ये मांग की जाने लगी है कि निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय तरीके से काम करना चाहिए। यही नहीं, इस मांग को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भूख हड़ताल तक शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है। ये भूख हड़ताल राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में आयोजित की गई है, जहां रविवार सुबह से ही कार्यकर्ता जुटने लगे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग को जबरदस्त तरीके से दोहराया। भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे किसी भी कीमत में निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहते हैं। उनका तर्क है कि निशांत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और साफ छवि के व्यक्ति हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर निशांत सक्रिय राजनीति में आते हैं तो वो पार्टी को एक नई दिशा दे सकते हैं, संगठन की बागडोर संभाल सकते हैं। जेडीयू नेताओं का यह भी कहना है कि निशांत कुमार के नेतृत्व में न सिर्फ पार्टी मजबूत होगी बल्कि आने वाले समय में बिहार की बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल सकेंगे। तो कार्यकर्ताओं के मुताबिक पार्टी के जमीनी स्तर पर लंबे समय से ये भावना बनी हुई है कि नेतृत्व अब नई पीढ़ी को सौंपा जाना चाहिए और निशांत कुमार इसके लिए सबसे उपयुक्त चेहरा है, सबसे बड़े दावेदार हैं। भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये आंदोलन 12 घंटे तक सीमित है, लेकिन अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगला चरण 24 घंटे की भूख हड़ताल का होगा, जो पटना के जेपी गोलंबर पर जेपी प्रतिमा के नीचे होगा। कार्यकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन इसकी मांग के पीछे सिर्फ यही होगा कि निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाया जाए। उनका कहना है कि जेडीयू के कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं, निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे नेताओं कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार से भावनात्मक अपील भी की है। उन्होंने नीतीश कुमार को पार्टी और बिहार का अभिभावक बताते हुए भविष्य को देखते हुए निशांत कुमार को राजनीति में लाने की अनुमति मांगी है। अगर निशांत कुमार नेतृत्व संभालते हैं तो जेडीयू कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उनके साथ रहेंगे, पार्टी को एक नई ऊर्जा भी देंगे। अब तक न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर मुंह खोला है और न ही निशांत कुमार की तरफ से कोई बात आई है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के भीतर आवाज उठ रही है, बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ सकती है। अब ऐसे में जेडीयू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि अगर निशांत कुमार को राजनीति में नहीं उतारा जाता तो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, और अगर निशांत को राजनीति में उतार दिया जाता है तो विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगाएगा। खैर, अब जो भी होगा वो देखने लायक होगा। क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री ले पाएंगे, ये उनकी मांग पूरी होगी, या फिर ये हवा हवाई बात होगी, हर बार की तरह ठंडे बस्ते में मामला चला जाएगा। और इधर पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी उबाल उफान पर है। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत गरमाने लगी है, और इसी बीच कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर फिलहाल विराम लगा दिया है। बताया तो ये जा रहा है कि रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने के मूड में है। उन्होंने लेफ्ट के साथ गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया है, पानी फेर दिया है। शुभंकर सरकार ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि हम अकेले ही लड़ें, यानी उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग। अभी हमारे पास जो ताकत है उससे हम अकेले लड़ सकते हैं। हमने एआईसीसी को इस बारे में बता भी दिया है। जब पार्टी कमजोर होती है तभी उसे दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। कांग्रेस अब पहले से ज्यादा मजबूत है। तो आपको बता दें, फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी की सरकार चल रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने
अकेले चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी भी साथ में मैदान में थी। तो इस बार भी कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर साथ आएंगे, लेकिन अब कांग्रेस के इस रुख ने सियासी समीकरण ही पूरे बदल दिए हैं। अगर कांग्रेस वाकई अकेले चुनाव लड़ती है तो बंगाल में चौतरफा मुकाबला देखने को मिलेगा और वो बेहद दिलचस्प होगा। टीएमसी, भाजपा, लेफ्ट और कांग्रेस चारों दल मैदान में होंगे। शुभंकर सरकार ने मौजूदा राजनीतिक माहौल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगह सरकारें धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं, क्योंकि लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं रोजगार, भोजन, आवास और कानून व्यवस्था, जिसे वो पूरा नहीं कर पा रही। इसलिए इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो सियासी तस्वीर बन रही है उसमें बिल्कुल भी ये साफ नहीं है। इस बीच आईएसएफ और लेफ्ट के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं भी तेज हो चली हैं। खबर की माने तो अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर लेफ्ट और आईएसएफ के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। हालांकि शुभंकर सरकार ने यह भी कहा कि राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं और भविष्य में हालात भी बदल सकते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं, बंगाल की राजनीति में क्या क्या मोड़ आते हैं, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसका साथ छोड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।